भारत, गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रस्तुत है भाग 24, कश्मीर की रक्षा। कश्मीर की रक्षा। क्या हम एक ऐसे राज्य में यकीन रखते हैं जो मूल रूप से सेक्युलर है और जिसमें दूसरे धर्मों और अन्य विचारों के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहते हैं, या फिर हम किसी ऐसे राज्य में यकीन रखते हैं जो सांप्रदायिकता के आधार पर चलाया जाता है और जिसमें दूसरे धर्मों के लोगों को परिधि से बाहर माना जाता है। हालांकि यह एक तकलीफदेह सवाल है, क्योंकि एक धार्मिक या पुरातन पंथ के आधार पर चलने वाले राज्य के विचार को शताब्दियों पहले ही दुनिया नकार चुकी है और उसकी आधुनिक मानव के जीवन में कोई जगह नहीं है। लेकिन ये सवाल फिर से भारत में उठाए जाने चाहिए, क्योंकि हम में से कई फिर से अतीत की तरफ लौटना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू। निजी कानूनों में सुधार भारतीय धर्मनिरपेक्षता की महज एक परीक्षा थी। दूसरी ओर इससे भी कठिन परीक्षा कश्मीर के भविष्य को लेकर थी। क्या एक मुस्लिम बहुसंख्या वाला राज्य बिना किसी मतभेद और समस्या के एक हिंदू बाहुल्य और घोषित धर्मनिरपेक्ष देश का हिस्सा बने रह सकता था? जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा है कि सन 1949 तक जम्मू कश्मीर के प्रशासन पर शेख अब्दुल्ला की पकड़ मजबूत बन चुकी थी, लेकिन उस क्षेत्र की स्थिति अभी भी विवादास्पद थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर में एक जनमत संग्रह की बात कही थी और भारत और पाकिस्तान की सरकारों को जनमत संग्रह की स्थितियों को तय करने के लिए वार्ता करने को कहा था। फरवरी 1950 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों को कश्मीर से सेना हटा लेने को कहा। पहले ही की तरह दोनों देशों ने इससे इनकार कर दिया। भारत ने मांग की कि पहले पाकिस्तान सेना हटाए, जबकि पाकिस्तान सरकार ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को सत्ता से हटाया जाए। अब भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने पर अफसोस जता रहा था। सन 1950 तक भारत अब इसके लिए बिल्कुल तैयार था कि विवादित राज्य का जो हिस्सा जिसके पास है वो उसके पास ही रहे। जनवरी 1950 में लागू होने वाले भारतीय संविधान में कश्मीर को भारतीय संघ के हिस्से के रूप में दर्शाया गया। हालांकि इसने राज्य को धारा 370 के तहत एक खास स्वायत्तता जरूर प्रदान की, जिसके तहत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार के अलावा अन्य सारे मामलों में राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार से सलाह मशविरा करता। जहां तक पाकिस्तान की बात थी, तो वहां के राजनेताओं ने कहा कि उनके दावे को किसी भी लोकप्रिय जनमत संग्रह के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। सितंबर 1950 में पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी हर एक पाकिस्तानी का एक मूल विश्वास है। जब तक कश्मीर पूरी तरह आज़ाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान अधूरा रहेगा। उसके 2 सप्ताह बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक मुख्य आवश्यकता है, जबकि हिंदुस्तान के लिए यह एक साम्राज्यवादी जुनून है। सरहद के दोनों ही तरफ सरकारों के रुख को वहाँ की प्रेस ने भरपूर हवा दी। सन 1950 की गर्मियों में ब्रिटिश प्रसारणकर्ता लाइनेल फील्डन ने उपमहाद्वीप का दौरा किया। फील्डन ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व प्रमुख रहे थे। उनके भारत और पाकिस्तान में कई मित्र थे। लोगों से मिलते हुए और बातचीत करते हुए उन्होंने पाया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ही तरफ लोग अपने अपने पक्ष में लंबे चौड़े तर्क दे रहे हैं। वे दूसरे देश को महज दोषी ही नहीं ठहरा रहे थे, बल्कि उसे दुष्ट के रूप में देख रहे थे, जिसे खदेड़ना जरूरी था। उन्होंने पाया कि भारतीय प्रेस का रुख थोड़ा सा संरक्षणवादी, थोड़ा सा तार्किक, लेकिन अडिग और बारीकी से अपने पक्ष को रखने वाला था, जबकि पाकिस्तानी प्रेस और उनके नेताओं का रुख काफ़ी नाराज, अहंकारी और कुछ आक्रामक सा था। पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण भावना इस भय से बढ़ गई थी कि भारत के कई शक्तिशाली तत्व एक अखंड भारत में फिर से पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने की बात कह रहे थे। फील्डन ने दोनों पक्षों के विचार का सार कुछ यूं लिखा। उसने लिखा
कि कश्मीर पर अड़े रहकर भारत देश के विभाजन की परिकल्पना को कमज़ोर करना चाहता था, जबकि पाकिस्तान बंटवारे को सुरक्षित रखना चाहता था। कश्मीर के मुद्दे पर दोनों ही पक्ष पूरी तरह से अड़े हुए थे। इस तरह कश्मीर की आखिरी खाई तक के लिए लड़ाई लड़ना हर एक पाकिस्तानी का नारा बनता जा रहा था, जबकि उसकी 1 इंच ज़मीन भी हाथ से न जाने देना भारत के लिए एक पुख्ता विचार था। फील्डन ने एक चेतावनी के साथ अपनी व्याख्या खत्म की। उसने लिखा कि लंबे समय में कश्मीर संघर्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वह यह कि दोनों ही देश हथियारों की होड़ में पागल की तरह धन खर्च करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि दोनों ही देशों में सामाजिक सेवाओं का विकास ठप हो जाएगा। शरणार्थियों के अलावा भी दोनों देशों में लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं और ऐसे में यह कहना आसान है कि यह उनके लिए किस तरह की विभीषिका में तब्दील हो जाएगा। इस विवाद के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। तो क्या कोई अन्य तीसरा पक्ष इसमें सफल हो पाता? जनवरी 1951 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुई एक बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट मेंजीज ने कहा कि राष्ट्रमंडल के तत्वावधान में कश्मीर में एक जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस सुझाव के पक्ष में लग रहे थे, लेकिन नेहरू ने कहा कि इस संबंध में किसी भी फैसले से पहले शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से सहमति लेनी जरूरी है। पाकिस्तानी सरकार ने अब्दुल्ला सरकार को नेहरू का कठपुतली करार देते हुए खारिज कर दिया था और कहा कि कश्मीर की सरकार को नेहरू कभी भी बदल सकते हैं। इसके जवाब में नेहरू ने कहा कि पाकिस्तान का प्रेस मजहबी भावनाएं फैला रहा है और जिहाद का आह्वान कर रहा है। अगर जनमत संग्रह में ऐसी ही बातें होनी हैं तो वहाँ जनमत संग्रह नहीं बल्कि नागरिक विद्रोह होगा, और यह विद्रोह सिर्फ कश्मीर में ही नहीं होगा बल्कि भारत और पाकिस्तान में भी होगा। सन 1950 में भारत सरकार के नक्शे ने पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का हिस्सा बताया। अब भारत का दावा इस तथ्य पर टिका था कि अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर का विलय कर दिया था। हालांकि इसके नियंत्रण वाले कश्मीर पर इसके दावे का आधार सेक्युलर नेता शेख अब्दुल्ला का समर्थन ही था, जिन्हें अब तक शेख के नाम से जाना जाने लगा था। अब्दुल्ला पाकिस्तान विरोधी थे, लेकिन क्या वे भारत समर्थक भी थे? यह एक ऐसा सवाल था जिसका वह खुद भी सीधा जवाब नहीं देते थे। शेख की भ्रामक स्थिति की झलक नेहरू के उन कई विचलित और चिंता पैदा करने वाली चिट्ठियों से मिलती है जो उन्होंने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को लिखे थे। 10 मई 1950। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शेख अब्दुल्ला बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। ज़िंदगी में सबसे कठिन बात यह होती है कि कोई अपने ही दोस्त के खिलाफ कैसे पेश आए। 18 जुलाई 1950। जहाँ तक देश के आंतरिक मामलों की बात है, इस बीच शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मामले में बहुत खराब व्यवहार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे हमसे संघर्ष करना चाहते हैं। वह गलत लोगों से घिर गए हैं और उन्हें गलत सलाह दी जा रही है। 10 अगस्त 1950। शेख अब्दुल्ला इधर थोड़ा संभल कर काम कर रहे हैं और जवाबदेह मनोस्थिति में हैं, लेकिन मुझे इस बात का शक है कि वे ऐसा कब तक करेंगे, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं जो उन्हें कई दिशाओं में खींचती हैं। आखिरी पत्र में व्यक्त किया गया संदेह सही साबित हो रहा था, क्योंकि बहुत ही जल्द एक बार फिर से शेख अब्दुल्ला ने अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार करना शुरू कर दिया था। कहा जा सकता है कि वे कश्मीर को भारत से अलग करने की बात सोचने लगे थे। 29 सितंबर 1950 को वह अमेरिकी राजदूत लॉय हेंडरसन से मिले। कश्मीर के भविष्य पर बात करते हुए अब्दुल्ला ने हेंडरसन से कहा कि उनकी राय में कश्मीर को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। कश्मीर के ज़्यादातर लोग आज़ादी चाहते हैं। उन्हें इस बात का यकीन है कि आज़ाद कश्मीर के नेता भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ सहयोग करने को तैयार हो जाएंगे अगर उन्हें लगेगा कि इस तरह के सहयोग से आज़ादी सुनिश्चित हो सकती है। कश्मीर के लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या के समाधान की दिशा में आज़ादी के प्रश्न को क्यों लगातार नज़रअंदाज किया है। कश्मीरियों की अपनी अलग सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि रही है। यहाँ के हिंदुओं का रीति रिवाज
और उनकी परंपराएं हिंदुस्तान के हिंदुओं से काफ़ी अलग हैं, उसी तरह यहाँ के मुसलमानों की पृष्ठभूमि भी पाकिस्तान के मुसलमानों से काफ़ी अलग हैं। सच्चाई तो यह है कि हिंदू आबादी की उपस्थिति के बावजूद भी कश्मीरी अवाम में एक तरह की एकरूपता रही है। अब्दुल्ला ने अमेरिकी राजदूत से इतना तक पूछ लिया कि क्या अमेरिका एक स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन करेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिका के विदेश विभाग का प्रकाशित विवरण इस प्रश्न पर अमेरिकी जवाब को नज़रअंदाज कर गया है। अमेरिकी विवरण मौन धारण किए हुए है। तो क्या कश्मीर की भौगोलिक स्थिति और साम्यवाद के खिलाफ संघर्ष में इसके महत्व को देखते हुए कभी अमेरिका ने कश्मीर को एक पिछलग्गू और अनुयायी राज्य के तौर पर स्वतंत्र देखने की कोशिश की थी? इस सवाल का जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है, और ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला भी उस वक्त इस बारे में निश्चित नहीं थे, क्योंकि अब वे भारत सरकार के पास स्वायत्तता की शर्तों पर बात करने चले आए। ऐसा तय किया गया कि कश्मीर की अपनी संविधान सभा होगी जो यह तय करेगी कि राज्य भारत के साथ किन शर्तों पर जुड़ेगा। जनवरी 1951 में अब्दुल्ला ने राज्य मामलों के मंत्री को लिखा कि उन्हें जहां तक समझ आया है उस हिसाब से जम्मू और कश्मीर संविधान सभा राज्य के विलय, राज्य के शासक को संवैधानिक प्रमुख बनाए रखने या न रखने और राज्य के मामलों में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को तय करने समेत राज्य के लिए संविधान निर्माण के प्रश्न पर विचार करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि संविधान सभा ऊपर वर्णित सभी मुद्दों पर निर्णय लेगी और उन निर्णयों को भारत सरकार को बाध्यकारी ढंग से मानना चाहिए। इसका मतलब यह था कि कश्मीर का भारत में विलय अंतिम नहीं था। राज्य मामलों के मंत्री ने चौकन्ने होकर पत्र के हाशिए पर टिप्पणी की कि शेख की व्याख्या उस सीमा को पार कर रही है जिसका जिक्र हम लोग करते आ रहे थे। शेख सदा की तरह पूरे जम्मू और कश्मीर की तरफ से बोलने का प्रयास कर रहे थे, जबकि सच्चाई तो यह थी कि कश्मीर घाटी में भले ही वे बहुत ही लोकप्रिय हों, लेकिन जम्मू क्षेत्र के हिंदुओं में वो बहुत तेज़ी से अलोकप्रिय होते जा रहे थे, जो अपने इलाके का भारतीय संघ में जल्द से जल्द विलय करवाना चाहते थे। सन 1949 में जम्मू के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रजा परिषद का गठन किया गया। इसका नेतृत्व 70 साल के एक बुजुर्ग प्रेमनाथ डोगरा कर रहे थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने जम्मू में हो रहे विरोध को कुछ मुट्ठी भर प्रतिक्रियावादी तत्वों की हरकत कहकर खारिज कर दिया। अक्टूबर 1951 में कश्मीर की संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। प्रजा परिषद ने इस चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन इसके बहुत सारे उम्मीदवारों का नामांकन पत्र अवैध घोषित कर दिया गया। इसके विरोध में उन्होंने चुनावों का बहिष्कार किया। इस चुनाव में सभी 75 सीटों पर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयी रही। 3 को छोड़कर इसके सारे उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। कश्मीर की संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला का उद्भाषण पूरे 90 मिनट तक चला। अंग्रेजी में छपे हुए भाषण को पढ़ते हुए शेख ने कश्मीर की आवाम के सामने तमाम विकल्पों पर एक एक कर बात की। पहला विकल्प पाकिस्तान में शामिल होना था, जो उनकी निगाह में जमींदारों और कठमुल्लों द्वारा शासित एक सामंती राज्य था। दूसरा विकल्प भारत में शामिल होना था, जिसके साथ कश्मीर का वैचारिक संबंध था और जिसने कभी भी सूबे की आंतरिक स्वायत्तता के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। लेकिन शेख ने कहा कि भारत में कुछ प्रवृत्तियां अपने आप को मजबूती से सामने ला रही हैं, जो देश को भविष्य में एक धर्म आधारित राज्य बना सकती हैं, जहां मुसलमानों का हित खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अगली ही पंक्ति में उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ कश्मीर का भारत में धीरे धीरे विलय हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूती प्रदान करेगा और सांप्रदायिक शक्तियों को अलग थलग कर देगा। उन्होंने कहा कि गांधी गलत नहीं थे जब उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक बात कही थी, जो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा हूँ, जहाँ से मुझे मदद मिलेगी। आखिरकार अब्दुल्ला कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाने की इच्छा रखने का संकेत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को वैकल्पिक रूप से पूरब का स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहते हैं। हम दोनों देशों की राजनीति से अलग रहेंगे, लेकिन दोनों देशों से दोस्ताना व्यवहार रखेंगे। यह एक आकर्षक विकल्प था, लेकिन व्यावहारिक नहीं लग रहा था। सवाल यह था कि एक छोटा सा और चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ देश
किस तरह अपनी संप्रभुता बरकरार रख पाएगा। अब्दुल्ला ने अपने लोगों को याद दिलाया कि कश्मीर एक समय आज़ाद भी रहा था, जब 15 अगस्त 1947 से लेकर और 22 अक्टूबर 1947 तक यहाँ स्वतंत्र शासन था, जिसके बाद इसकी स्वतंत्रता को कबीलाई हमलावरों ने नष्ट कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि इस बात की क्या गारंटी है कि एक संप्रभु कश्मीर पर फिर से इस तरह का हमला नहीं होगा। इस तरह से शेख ने कश्मीर की आज़ादी के प्रस्ताव को अव्यावहारिक और पाकिस्तान में शामिल होने के प्रस्ताव को अनैतिक बताते हुए खारिज कर दिया। शेख ने कहा कि वे भारत में शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें होंगी। इन शर्तों में कश्मीर के लिए एक अलग झंडा रखना और कश्मीर की सरकार के प्रमुख के लिए प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार करना भी शामिल था। लेकिन जम्मू की प्रजा परिषद को इसमें से कोई भी शर्त मंजूर नहीं थी। वे लोग कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय की मांग कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए एक नारा भी गढ़ रखा था, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान। जनवरी 1952 में जम्मू शहर में अब्दुल्ला के भाषण शुरू होने से कुछ देर पहले ही तिरंगा झंडा के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को लगाए जाने को लेकर हिंदू छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में कॉलेज से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इससे पूरे इलाके में उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा हो गई और इसके विरोध में लोगों ने सचिवालय तक जुलूस निकाला। नाराज भीड़ सचिवालय में घुस गई। भीड़ ने फर्नीचर को तोड़ डाला और रिकॉर्डों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस आंदोलन का कड़ाई से दमन किया और शहर में 72 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रजा परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। परिषद के बुजुर्ग नेता प्रेमनाथ डोगरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में खुद हिस्सा नहीं लिया था। इस घटना ने केंद्र सरकार को चौकन्ना कर दिया। उसे पूरे देश में इस तरह की घटना की वजह से हिंदुओं की प्रतिक्रिया का भय सताने लगा। भारत सरकार ने कश्मीर की सरकार को प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं को रिहा कर देने के लिए मनाया। अब्दुल्ला बड़े अनिच्छुक रूप से इस पर राजी हुए। 10 अप्रैल को उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय संविधान को संपूर्णता में स्वीकार करने को तैयार है, अगर उसे भरोसा हो जाता है कि सांप्रदायिकता की कब्र पूरी तरह से खोद दी गई है। लेकिन साथ ही निराशापूर्वक उन्होंने यह बात भी कही कि लेकिन हम अभी इसके बारे में पूर्ण निश्चित नहीं हैं। शेख ने कहा कि कश्मीरियों को इस बात से भय लगता है कि अगर पंडित नेहरू को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। यहाँ अब्दुल्ला के भाषण देने की जगह और उसका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भाषण रणवीर सिंहपुरा में दिया गया, जो पाकिस्तानी सरहद से महज 4 मील दूर था। भारत में आम चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए थे और उसके नतीजों ने जवाहरलाल नेहरू और उनकी नीतियों पर मोहर लगा दी थी। अब्दुल्ला के उस भाषण को प्रेस में काफ़ी प्रचार मिला और इसने सरकार और देश की जनता को एक बारगी चौंका दिया। जो व्यक्ति अक्सर भारत की धर्मनिरपेक्षता की शान में कसीदे कढ़ा करता था, वो अचानक इस तरह से संदेह पैदा करने वाला बयान क्यों दे रहा था। जिस समय कश्मीर को लेकर शेख के विचारों में परिवर्तन आ रहा था, उसी समय वरिष्ठ ब्रिटिश पत्रकार इयन स्टीफेंस ने कश्मीर का दौरा किया। सन 1946-47 में हुए उपद्रवों के बीच स्टीफेंस कलकत्ता स्टेट्समैन के संपादक हुआ करते थे और उन्हें पाकिस्तान का प्रबल समर्थक माना जाता था। उनकी राय में मुसलमानों की बहुसंख्या वाली कश्मीर घाटी पर पाकिस्तान का उचित हक था, लेकिन फिर भी वे कश्मीर के नेता के मन में चल रही दुविधा को लेकर संवेदनशील थे। उनकी अब्दुल्ला से काफ़ी लंबी बातचीत हुई, जिसे उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति और जानकार व्यक्ति के रूप में पाया, जो अपनी राह में अच्छे सिद्धांतों के साथ खड़ा था। इसके साथ ही स्टीफेंस ने पाया कि अब्दुल्ला हम में से बहुतों की तरह सन 1947 में हुए परिवर्तन के आयाम, तीव्रता और भ्रम की स्थिति का शिकार भी हुए थे, जो शायद अब एक अद्भुत लेकिन एकाकी और जटिल पद को संभाल रहे थे। उनकी राय में अब्दुल्ला की सत्ता हिंदुस्तानी संगीनों के साये में चल रही थी, जिसका मतलब मुख्यतः हिंदू संगीन होता था। हालांकि बहुत मायनों में यह एक अच्छा प्रशासन था, जो ऊर्जा और नए विचारों से भरपूर था, साथ ही मजबूती के साथ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन कर रहा था और कृषि सुधारों में नए कदम उठा रहा था।
लेकिन स्टीफेंस ने निष्कर्ष निकाला कि इसके बावजूद इतिहास की निगाह में यह एक अप्राकृतिक किस्म का प्रशासन था। एक ज़माने में अब्दुल्ला कश्मीर में नेहरू के आदमी थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। सन 1952 की गर्मियों तक अब नेहरू भारत में अब्दुल्ला के आदमी बन गए थे। शेख ने साफ कर दिया था कि उनकी राय में हिंदू सांप्रदायिकता की आखिरी जीत और सेक्युलर हिंदुस्तान के बीच में सिर्फ प्रधानमंत्री ही खड़े हैं। इस बीच कश्मीर की स्थिति और भारत के साथ इसके संबंध पर चर्चा होती रही। जुलाई में शेख ने दिल्ली में नेहरू से मुलाकात की और दूसरे कैबिनेट मंत्रियों से भी उनकी कई दफ़ा बातचीत हुई। उन्होंने दिल्ली समझौता नाम से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके मुताबिक कश्मीरियों को भारत की पूर्ण नागरिकता मिल जानी थी और इसके बदले भारत कश्मीर को संघ के दूसरे राज्यों से भी ज़्यादा स्वायत्तता देने पर राजी हो गया। इस तरह ऐतिहासिक और कुछ अन्य वजहों से राज्य का नया झंडा, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयार किया था, राष्ट्रध्वज के साथ फहराने पर सहमति व्यक्त की गई। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि श्रीनगर की सहमति के बगैर भारत सरकार आंतरिक उपद्रवों को दबाने के लिए सेना नहीं भेजेगी। जहाँ तक दूसरे राज्यों का सवाल था, तो शासन की विशेष शक्तियाँ केंद्र में निहित थीं, लेकिन कश्मीर के मामले में ये शक्तियाँ राज्य सरकार के पास ही थीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि राज्य के बाहर के लोगों को राज्य में ज़मीन खरीदने या बसने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि बाहर के लोग भारी संख्या में बसकर घाटी के जनसांख्यिक संतुलन को न बिगाड़ सकें। यह एक भारी छूट थी जो भारत सरकार ने किसी भी राज्य को प्रदान नहीं की थी, लेकिन शेख इससे भी ज़्यादा हासिल करने का दबाव बनाने लगे। कश्मीर की संविधान सभा में एक आक्रामक भाषण देते हुए शेख ने कहा कि राज्य ही यह तय करेगा कि संघ को कौन सी शक्तियाँ प्रदान की जाएं या राज्य में किस सीमा तक सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कायम हो सकेगा। उसके बाद शेख ने राज्य के औपचारिक प्रावधान युवराज कर्ण सिंह से कहा कि अगर वे इस बात को नहीं मानेंगे तो उनका भी वही हश्र होगा जो उनके पिता पदच्युत महाराजा हरि सिंह का हुआ था। शेख ने कहा कि युवा महाराजा को प्रतिक्रियावादी तत्वों से अपने संबंध तोड़ लेने चाहिए और इसके बदले अपने आप को आम आदमी के सुख दुख के साथ जोड़ कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे सोचते हैं कि आप अपने कुछ समर्थकों की मदद से वे सत्ता में बने रह सकते हैं तो वे गलत सोचते हैं। शेख यहाँ जिन प्रतिक्रियावादी तत्वों की बात कर रहे थे वे जम्मू के हिंदू थे। उन्होंने अपना आंदोलन थोड़े से संशोधन लेकिन आकर्षक नारे के साथ फिर से शुरू कर दिया था। उनका नारा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धरना, जुलूस और पुलिस के साथ संघर्ष रोज की बात हो गई। एक बार फिर से जम्मू के जेल प्रजा परिषद के स्वयंसेवकों द्वारा भरे जाने लगे। जम्मू के हिंदू कश्मीर के शासक परिवार और खासकर महाराजा हरि सिंह से गहरे से जुड़े हुए थे। वे महाराजा को पदच्युत किए जाने को लेकर नाराज थे और उनके बेटे के उनकी जगह ले लेने की गैर वफादारी से नाखुश थे। लेकिन उनकी चिंता आर्थिक वजहों से भी थी, क्योंकि कश्मीर घाटी में किए गए भूमि सुधार को जम्मू में लागू किए जाने की आशंका उन्हें सता रही थी। कश्मीर घाटी में सीलिंग की सीमा से ज़्यादा जमीन रखने वाले जमींदारों को जमीन से वंचित कर दिया गया था। चूँकि सीलिंग की सीमा 22 एकड़ प्रति परिवार निश्चित की गई थी, उस हिसाब से जमींदारों को नुकसान उठाना पड़ा था। राज्य के द्वारा कब्जा की गई जमीन मुख्यतः मध्यम श्रेणी के किसानों के हाथों में चली जा गई थी। उस हिसाब से सरबराह किसानों को उस हद तक फ़ायदा नहीं पहुंचा पाया था। फिर भी भूमि सुधार का काम जारी रहा और यह हिंदुस्तान में किए गए किसी भी राज्य के भूमि सुधार से ज़्यादा कामयाब था। लेकिन घाटी के लगभग सभी बड़े जमींदार हिंदू थे। इसने इस कार्यक्रम को एक सांप्रदायिक रंग दे दिया, जो मूल रूप से संपत्ति का एक समाजवादी पुनर्वितरण था। शायद ऐसा होना अनिवार्य भी था, क्योंकि शेख के तमाम धर्मनिरपेक्ष विरोधों के बावजूद ऐतिहासिक सच्चाइयों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक वक्त था जब सूबे की सत्ता जम्मू के डोगराओं के हाथ में थी, जो
हिंदू थे, लेकिन अब कश्मीर की सत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में थी, जिसकी जड़ें कश्मीर घाटी में थीं और जिसके अधिकांश नेता और सदस्य मुसलमान थे। सन 1950 और 52 के दरमियान, जहां एक तरफ शेष भारत अपने नए संविधान के साथ परिचय प्राप्त कर रहा था और जहां पहला आम चुनाव करवाया जा चुका था, जम्मू कश्मीर दो मोर्चों पर अनिश्चितताओं से जूझ रहा था। पहली अनिश्चितता थी राज्य और भारतीय संघ के बीच अनसुलझे संबंध की, और दूसरी थी मुस्लिम बहुसंख्या वाली कश्मीर घाटी और हिंदू बहुसंख्या वाले जम्मू के बीच बढ़ते तनाव की। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका कोई भी राजनेता इस्तेमाल कर सकता था, और ऐसा हुआ भी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू के डोगराओं के संघर्ष को अपना संघर्ष बना लिया। डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वे इसके पहले अध्यक्ष भी थे। सन 1952 के आम चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हारी थी। जनसंघ के महज 3 सदस्य ही संसद पहुंच पाए थे। कश्मीर का संकट डॉक्टर मुखर्जी और जनसंघ के लिए बड़े माकूल वक्त पर उपस्थित हुआ। इस मुद्दे ने पार्टी काडरों के टूटे हुए मनोबल को उठाने, चुनाव में मिली हार से उबरने और पार्टी का राष्ट्रीय पटल पर फिर से स्थापित करने का सुनहरा मौका मुहैया करा दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने अभियान की शुरुआत संसद में सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाकर दी। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में राजाओं का राजा किसने बना दिया। जनसंघ के नेता ने शेख के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र में खंडित स्वामी भक्ति बिल्कुल अस्वीकार्य है। शेख ने कहा कि वे कश्मीर और राष्ट्रीय झंडे को बराबरी का सम्मान देंगे। डॉक्टर मुखर्जी उसी का हवाला दे रहे थे। उनकी राय में अगर घाटी भारतीय संघ के साथ सीमित विलय ही चाहती है तो फिर जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख को उनकी मर्जी के मुताबिक भारतीय संघ में पूरी तरह विलय कर देना चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, लेकिन अभी भी इस समस्या का बेहतर समाधान यही है कि बिना किसी विशेष दर्जे के पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए। ऐसा करने से कश्मीर की स्थिति अन्य रजवाड़ों की तरह ही हो जाएगी, जो स्वायत्तता के आश्वासन दिए जाने के बावजूद भारतीय संविधान के पूर्ण अधीन कर दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि अब्दुल्ला खुद भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे थे, लेकिन फिर वे विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे। क्या उन्हें भारत के शेष 497 रियासतों के साथ कश्मीर के मामले में विलय की बात स्वीकार्य नहीं थी? अगर संघ में विलय की बात अन्य राज्यों के लिए सही थी, तो फिर कश्मीर में उनके लिए वही बात कैसे सही नहीं है? सन 1952 के पतझड़ में डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू का कई बार दौरा किया और वहां प्रजा परिषद के समर्थन में भाषण दिए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग न्यायपूर्ण और देशभक्ति से ओतप्रोत है। उन्होंने उन्हें कश्मीर में भारतीय संविधान लागू करवाने का वादा किया। उसके बाद वे श्रीनगर पहुंचे, जहां शेख अब्दुल्ला के साथ उनकी हंगामेदार मुलाकात हुई। एक राष्ट्रीय पार्टी और नेता के समर्थन ने डोगराओं की काफ़ी हौसला अफजाई की। नवंबर 1952 की सर्दियों में राज्य सरकार का तमाम कामकाज जम्मू स्थानांतरित हो गया। राज्य प्रमुख के रूप में पहले करण सिंह जम्मू आए। कई सालों बाद उन्होंने याद करते हुए कहा कि कैसे उत्तेजनापूर्ण और व्यंग्यात्मक नारों के बीच प्रजा परिषद ने काले झंडों के साथ उनका स्वागत किया था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके लिए ज़रूर कुछ स्वागत की व्यवस्था की थी, लेकिन डोगराओं के विरोध प्रदर्शन में सारा स्वागत धरा का धरा रह गया। भारत सरकार को उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग इस आंदोलन के साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले को महज प्रतिक्रियावादी आंदोलन कहकर खारिज कर देना उचित होगा। लेकिन शेख अब्दुल्ला ऐसे ही मानने पर अड़े हुए थे। सन 1952 और 53 की सर्दियों में प्रजा परिषद और राज्य सरकार एक दूसरे से लड़ती रही। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग सरकारी भवनों पर लगे राज्य के झंडे को हटाकर उस पर भारतीय झंडा लगा देते। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन तत्काल दूसरा जत्था ऐसा करने पहुंच जाता। आंदोलन तब और व्यापक हो गया जब
परिषद के एक सदस्य मेलाराम को पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक पुलिस ने गोली मार दी। ऐसा साफ लग रहा था कि कम से कम जम्मू में अब्दुल्ला की साख बिखर रही है। अब्दुल्ला ने एक तानाशाह महाराजा के खिलाफ जन आंदोलन करके अपनी ख्याति हासिल की थी, लेकिन अब वह खुद एक दमनकारी शासक बन चुके थे। जनवरी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद के समर्थन और भारत में कश्मीर के पूर्ण विलय को लेकर उनके द्वारा चलाए जा रहे देशभक्ति से ओतप्रोत और भावनात्मक आंदोलन के पक्ष में एक लंबा पत्र लिखा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान द्वारा हड़पे गए कश्मीर के हिस्से को फिर से वापस लाने के लिए सरकार को एक बिन मांगी चुनौती भी दे डाली। मुखर्जी ने प्रश्न किया कि भारत इस इलाके को फिर से कैसे हासिल कर सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपने हमेशा इस सवाल को नज़रअंदाज किया है। वक्त आ गया है कि आप लोगों को ये बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या करना चाहते हैं। अगर हम अपने खोए हुए इलाके को हासिल करने में नाकामयाब रहे तो यह राष्ट्रीय अपमान और गौरव के क्षति से कम नहीं होगा। नेहरू ने इस व्यंग्य को नज़रअंदाज कर दिया। प्रजा परिषद के बारे में उनकी राय थी कि परिषद के नेता एक बहुत ही जटिल और कठिन संवैधानिक प्रश्न का हल युद्ध के तौर तरीकों से निकालना चाहते हैं। अब्दुल्ला, जिन्हें मुखर्जी ने अलग से पत्र लिखा था, की राय प्रजा परिषद के बारे में और भी कठोर थी। उनकी राय में प्रजा परिषद पूरे कश्मीर समस्या का समाधान सांप्रदायिक आधार पर करना चाहता है। मुखर्जी ने नेहरू और अब्दुल्ला से मांग की कि प्रजा परिषद के नेताओं को रिहा किया जाए और कश्मीर के भविष्य पर एक सम्मेलन बुलाया जाए। मुखर्जी ने एक बार फिर नेहरू को पाकिस्तान के साथ लड़ाई की चुनौती दी और कहा कि कृपया इस मुद्दे को नज़रअंदाज मत कीजिए और हिंदुस्तान की जनता को बताइए कि कब और किस तरह हम अपनी खोई ज़मीन को वापस हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन यह पत्राचार प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता चला गया। नेहरू चाहते थे कि प्रजा परिषद वार्ता के पूर्व शर्त के रूप में अपना आंदोलन खत्म करे, जबकि मुखर्जी चाहते थे कि सरकार पहले वार्ता का प्रस्ताव करे, फिर आंदोलन वापस लिया जाए। जब सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया तो मुखर्जी ने इस मुद्दे को दिल्ली की सड़कों पर ले आने का फैसला किया। मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होकर जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने प्रजा परिषद की मांग को लेकर गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी किसी पुलिस स्टेशन के सामने जमा होते और सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाते। ऐसा करते ही वे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 का उल्लंघन करते। इस सत्याग्रह का संचालन डॉक्टर मुखर्जी द्वारा किया जा रहा था, जो संसद भवन में अपने कार्यालय से इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें जो लोग हिस्सा ले रहे थे उन्हें सरकार हिंदू सांप्रदायिक पार्टियां कहती थी। ये पार्टियां थीं जनसंघ, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद। सन 1953 के अप्रैल के अंत तक 1300 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि ये प्रदर्शनकारी देश के सभी हिस्सों से आए थे, लेकिन उनमें ऊंची जातियों के लोग मसलन ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। घाटी में गर्मी आ चुकी थी। ये सैलानियों का मौसम था। अप्रैल के आखिर में पहल आने वालों में से अमेरिका के राजनीतिज्ञ अडलई स्टीवेंसन भी थे। स्टीवेंसन ने डल झील में नौका विहार करने और बर्फबारी देखने के लिए कश्मीर का दौरा किया था, लेकिन साथ ही उसका मकसद शेख अब्दुल्ला से मिलना भी था। उन्होंने शेख के साथ 2 मुलाकातें की और ये दोनों ही मुलाकातें 2 घंटों से ज़्यादा ही चली। किसी पक्ष द्वारा इस बातचीत के अंश को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन कुछ भारतीयों की राय में यह बातचीत कश्मीर की आज़ादी के संदर्भ में था। बम्बई से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका ने, जिसे अमेरिकी समर्थक समझा जाता था, दावा किया कि स्टीवेंसन ने अब्दुल्ला को नैतिक समर्थन से ज़्यादा मदद का भरोसा दिलाया था। ऐसा कहा गया कि एक बार कश्मीर आज़ाद हो जाए तो उसे 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद दी जाएगी। इसके अलावा अमेरिका यह भी सुनिश्चित करेगा कि 5000 अमेरिकी परिवारों की स्थायी आबादी घाटी में मौजूद रहेगी और वहाँ के हर एक शिकारे और होटलों को उनकी क्षमता भर
पर्यटन कारोबार का मौका मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि अमेरिकी कश्मीरी कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाली सारी कलाकृतियों और हस्तकला के सामानों को खरीद लेंगे और कश्मीर के हर एक गांव में 3 साल के भीतर बिजली पहुंचा दी जाएगी, वगैरह वगैरह। हालांकि बाद में स्टीवेंसन ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अब्दुल्ला को आज़ादी की मांग के लिए उकसाया था। स्टीवेंसन ने कहा कि जब अब्दुल्ला ने बातों बातों में स्वतंत्रता की स्थिति को एक वैकल्पिक समाधान के रूप में सामने रखा तो स्टीवेंसन खामोश रह गए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अवचेतन रूप से भी आज़ादी के लिए अब्दुल्ला को उत्साहित नहीं किया, क्योंकि यह उन्हें अव्यावहारिक लगता था। मैं महज सुन रहा था, बोल नहीं रहा था। इस तरह शेख एक बार फिर से आज़ादी की इच्छा पाल रहे थे, लेकिन आज़ादी किसके लिए, किस हिस्से के लिए? संभवतः पूरे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए तो नहीं, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान के कब्जे में था। उत्तरी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था। एक जम्मू लगातार जारी आंदोलनों की गिरफ्त में था। शेख अब्दुल्ला के निजी कागजात और दस्तावेज विद्वानों और शोधकर्ताओं को उपलब्ध नहीं हैं और उन्होंने अपने संस्मरण में भी इस बाबत चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह इलाका कश्मीर घाटी और सिर्फ घाटी ही होगा जिसकी आज़ादी की इच्छा शेख पाले हुए थे। घाटी पर शेख का नियंत्रण था और वहाँ की पूरी आबादी उनके साथ थी। यही वह जगह थी जहाँ सैलानियों के आने की संभावना थी और जिसे अब्दुल्ला पूरब का स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहते थे। स्टीवेंसन को गए बहुत दिन नहीं हुए थे कि एक दूसरे राजनेता ने उस विवादित क्षेत्र में हस्तक्षेप कर दिया। 8 मई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्रीनगर जाने के लिए जम्मू की तरफ ट्रेन से रवाना हुए। अब वे अपने सत्याग्रह की लड़ाई को दुश्मन के घर तक ले जाना चाहते थे। राज्य सरकार उनके इस फैसले से घबरा गई और विवाद की आशंका से बचने के लिए उन्हें राज्य में आने से मना कर दिया। मुखर्जी ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और 11 मई की सुबह को राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। पुलिस ने उनसे वापस जाने का आग्रह किया और उनके इनकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर जेल ले जाया गया। प्रजा परिषद आंदोलन से पहले डॉक्टर मुखर्जी आजीवन संविधानविद रहे थे। वह पुराने जमाने के बंगाली भद्रलोक थे जो सूट और टाई में सहज महसूस करते थे और उन्हें व्हिस्की का जाम लेने से भी परहेज नहीं था। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वह कभी भी सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे और न ही कभी जेल में एक रात बिताई थी। उनके जीवनीकार के शब्दों में सच्चाई तो यह थी कि वे सदा से इस बात के कायल थे कि सिर्फ विधायिका ही सरकारी नीतियों पर विविध दृष्टिकोण रखने का एकमात्र मंच है, लेकिन उनके द्वारा प्रजा परिषद का समर्थन किया जाना उनकी पारंपरिक छवि के बिल्कुल विपरीत था और अब वह खुद ही सड़कों पर आंदोलन का नेतृत्व और उसका आह्वान कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर मुखर्जी ने ऐसे तौर तरीकों को क्यों चुना कि जिसमें वे खुद दक्ष नहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायी और भविष्य में उनके जीवनीकार बलराज मधोक को कहा कि वे इस बात से आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री को सिर्फ इसी भाषा में समझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो अपने जीवन में हमेशा आंदोलन करता रहा हो, पंडित नेहरू के मन में आंदोलनकारी तौर तरीके के प्रति एक ग्रंथि पैदा हो गई है। वे ताकत और आंदोलन के सामने झुक सकते हैं, लेकिन अधिकार या तर्क के सामने नहीं, जब तक कि इसके पीछे कोई ताकत नहीं हो। इधर श्रीनगर जेल में उनके खिलाफ आरोप तैयार किया जा रहा था, उधर डॉक्टर मुखर्जी अपना समय हिंदू दर्शन की पुस्तकें पढ़ने और मित्रों व संबंधियों को पत्र लिखने में बिता रहे थे। जून की शुरुआत में वह बीमार पड़ गए। उनके एक पैर में दर्द महसूस हो रहा था और बुखार आने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें प्लोरसी अर्थात फेफड़े में जलन हो गई है। फिर 22 जून को उनकी हृदय गति रुक गई और अगले ही दिन मृत्यु हो गई। 24 जून को भारतीय वायुसेना के एक विमान से मुखर्जी का शव उनके गृह शहर कलकत्ता ले जाया गया। शेख अब्दुल्ला ने उनके शव पर एक शॉल रखा और उनके उप मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने
उनके शव को हवाई जहाज़ में चढ़ाने में मदद की। कलकत्ता में दमदम हवाई अड्डे से भवानीपुर में उनके पारिवारिक आवास तक 17 मील की दूरी के रास्ते में लोगों की भारी भीड़ ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ आई। जम्मू ने मद्रास में रहने वाले अपने एक मित्र को लिखा नेहरू ने मद्रास में रहने वाले अपने एक मित्र को लिखा कि डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु के बाद के हालातों में हम काफ़ी संकट में फंस गए हैं। दिल्ली का माहौल ख़राब है और कलकत्ता का उससे भी खराब। लेकिन उससे भी खराब स्थिति जम्मू की थी। जब मुखर्जी की मृत्यु की खबर शहर पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने एक सरकारी आर्ट एम्पोरियम को लूट लिया और कई सरकारी कार्यालयों को फूंक दिया। इस बीच दिल्ली में अजमेरी गेट के पास एक भीड़ जमा हो गई जिसने काली पट्टी धारण कर रखी थी और काले झंडे लहरा रही थी। भीड़ में लोग नारा लगा रहे थे, खून का बदला खून से लेंगे। लोगों का गुस्सा कई दिनों तक जारी रहा। 5 जुलाई को जब डॉक्टर मुखर्जी की चिता की राख को दिल्ली लाया गया तो इसे लेकर जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पुराने शहर में भारी जुलूस निकाला। जुलूस बदला लेने की बात कह रहा था और नारे लगा रहा था, कश्मीर हमारा है। जून के आखिर में दिल्ली में मकानों की दीवारों पर कई पर्चे देखे गए जिसमें शेख अब्दुल्ला को दिल्ली आने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इन पर्चों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था क्योंकि ऐसे ही तनावग्रस्त माहौल में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर से अब लग रहा था कि दिल्ली में पूरा का पूरा हिंदू मध्य वर्ग कट्टरपंथियों के प्रभाव में आ गया है। इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सांप्रदायिकतावादियों के व्यापक दुष्प्रचार के माहौल में सिर्फ शेख अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि पंडित नेहरू की भी हालत वही हो सकती है जो महात्मा गांधी की हुई थी। पुलिस को निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह के गंभीर दुष्प्रचार योजना या तैयारी पर कठोर निगाह रखी जाए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो सकती है। डॉक्टर मुखर्जी की अगुवाई में चल रहे जन आंदोलन ने शेख अब्दुल्ला के मन में आज़ादी का बीज बोया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हुए हंगामे ने इस विचार को पुख्ता ही कर दिया। इस बात को भांपते हुए नेहरू ने शेख को 2 लंबे और भावुक पत्र लिखे जिनमें उनकी पुरानी दोस्ती और भारत के साथ कश्मीर के जुड़ाव की बात कही गई। उन्होंने अब्दुल्ला से कहा कि वे दिल्ली आएं और उनसे मिलें, लेकिन शेख ने ऐसा नहीं किया। फिर नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट में जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनको श्रीनगर भेजा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। अब शेख 2 बातों के प्रति आश्वस्त हो गए थे। पहली यह कि उन्हें अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा और दूसरी कि पंडित नेहरू भी भारत में हिंदू सांप्रदायिक ताकतों के प्रभाव को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। 10 जुलाई को शेख ने श्रीनगर के मुजाहिद मंजिल में, जो कि पार्टी का मुख्यालय थी, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारत सरकार के साथ उनकी अपनी और कश्मीर की समस्याओं का जिक्र करने के बाद शेख ने कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा कि इसी वजह से मैं उन्हें अलविदा कह दूंगा। शेख के रुख में आए इस परिवर्तन ने प्रधानमंत्री को बुरी तरह चौकन्ना कर दिया। अपने एक सहयोगी को नेहरू ने पत्र लिखा कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहाँ घटने वाली किसी भी घटना के व्यापक नतीजे सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इसकी वजह यह है कि कश्मीर में पैदा होने वाले संकट के कई प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जिसमें भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति भी शामिल है। अब तक कश्मीर की सरकार अंदर से कई गुटों में बंट चुकी थी, जैसा कि नेहरू देख रहे थे, और इसके सदस्य सरकार को कई दिशा में खींच रहे थे और अलग अलग नीतियों की घोषणा कर रहे थे। इसमें भारत सरकार के खुफिया ब्यूरो का अहम योगदान था। ब्यूरो के अधिकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर गुप्त रूप से काम कर रहे थे। वे उसके नेताओं में फूट पैदा करवा रहे थे और संगठन को गुमराह कर रहे थे। GM सादिक जैसे कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता वामपंथी विचारधारा के थे और अमेरिकी विरोधी रुख रखते थे। वे स्टीवेंसन के साथ शेख की वार्ता से भी खुश नहीं थे। बख्शी गुलाम मोहम्मद जैसे कुछ दूसरे नेता खुद ही कश्मीर की सत्ता संभालने की महत्वाकांक्षा
पाले हुए थे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भारत समर्थक और आज़ादी समर्थक गुटों में खुलकर मतभेद सामने आ गया। आज़ादी समर्थक गुट की कमान शेख के नज़दीकी सहयोगी मिर्ज़ा अफजल बेग के हाथों में थी, जबकि भारत समर्थक गुट के नेता सूबे के सदर ए रियासत करण सिंह के संपर्क में था। ऐसी अफवाह फैली कि शेख 21 अगस्त को ईद के दिन आज़ादी का ऐलान करेंगे और उसके बाद वह कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ से सुरक्षा की गुहार करेंगे। उस तिथि से 2 सप्ताह पहले अब्दुल्ला ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य को बर्खास्त कर दिया। इससे भारत समर्थक गुट के दूसरे सदस्यों को अब्दुल्ला के खिलाफ जाने का बहाना मिल गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में उन्होंने शेख को एक पत्र लिखा, जिसमें उन पर पंथवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। इस पत्र की एक प्रति करण सिंह को भी भेजी गई। करण सिंह ने अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया और बख्शी गुलाम मोहम्मद को उनकी जगह सरकार बनाने को आमंत्रित कर दिया। अब्दुल्ला को उनकी बर्खास्तगी की सूचना सुबह होते ही दे दी गई। जब शेख को जगाकर उन्हें उनकी बर्खास्तगी की चिट्ठी सौंपी गई तो शेख गुस्से में फुफकार उठे। उन्होंने कहा, यह सदर ए रियासत मुझे बर्खास्त करने वाला होता कौन है? शेख ने चिल्लाकर कहा कि मैंने उस लड़के को सदर ए रियासत बनाया था। फिर पुलिस ने उनसे कहा कि सिर्फ उन्हें बर्खास्त ही नहीं किया गया है बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसके बाद उन्हें जेल जाने से पहले नमाज पढ़ने और अपना ज़रूरी सामान साथ में ले जाने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब्दुल्ला के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार क्यों किया गया? क्या उन्हें आधी रात को बर्खास्त करना और गिरफ्तार कर जेल में डाल देना इतना ज़रूरी था? बाद में करण सिंह ने उस घटना को याद करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बख्शी गुलाम मोहम्मद ने साफ तौर पर कहा था कि अगर शेख और बेग को बाहर जनता में प्रचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया तो वह सरकार नहीं चला पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अब्दुल्ला जेल में सुरक्षित और शांत रह सकते थे। अगर उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता तो सत्ता में बर्खास्तगी के बाद वो बहुत जल्दी जन भावनाओं को अपने पक्ष में कर लेते। उस वक्त भी और उसके बाद भी ऐसा माना गया कि अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का ताना बाना रफ़ी अहमद किदवई ने रचा था। किदवई नेहरू मंत्रिमंडल में वाम रुझानों वाले एक नेता थे और नेहरू के नज़दीकी मित्रों में से एक थे। दिल्ली में लोगों ने यह समझाया कि शेख को अपमानित करने की उनकी इच्छा के पीछे ये वजह थी कि अब्दुल्ला अमेरिकियों के साथ साठगांठ बढ़ा रहे थे। कश्मीर में लोगों ने यह माना कि यह बदले की एक गलत कार्रवाई थी। बहुत पहले सन 1947 में किदवई के भाई की मसूरी में एक कश्मीरी ने हत्या कर दी थी। कश्मीर में ये प्रचार किया गया कि इसी वजह से किदवई ने शेख को बर्खास्त करवाया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने खुद व्यक्तिगत तौर पर शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की इजाज़त दी थी? नेहरू के जीवनीकार कहते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी से पहले इसका पता नहीं था, जबकि खुफिया विभाग के प्रमुख के मुताबिक नेहरू को इसका ज़रूर पता था। लेकिन एक बात जो साफ थी वह यह कि एक बार शेख के बारे में फैसला हो गया तो फिर नेहरू ने इसे पलटने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह ही कश्मीर के नए प्रधानमंत्री एक विराट कद के नेता थे। जिस तरह शेख अब्दुल्ला को शेख नाम से जाना जाता था, उसी तरह बख्शी गुलाम मोहम्मद को लोग बख्शी के नाम से जानते थे। बख्शी का जन्म सन 1907 में एक खाते पीते परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत श्रीनगर में मालवाहक गाड़ी चालकों को संगठित करने से की थी। हरि सिंह के शासनकाल में अपने संगठन कार्य के दौरान वे 4 बार जेल भी गए थे और एक राष्ट्रवादी नेता का कद हासिल किया था। लेकिन अपने मिजाज और रुचि के हिसाब से वह शेख से बिल्कुल ही अलग थे। एक विचारों और आदर्शों की बात करता था तो दूसरा लाजवाब संगठनकर्ता और अभियान चलाने वाला नेता था। जब अक्टूबर 1947 में कबीलाई समूहों ने कश्मीर पर हमला किया तो शेख अब्दुल्ला जनता में जोश पैदा करने वाला भाषण दे रहे थे, जबकि बख्शी स्वयंसेवकों के समूहों को तैनात कर रहे थे और वैकल्पिक सुरक्षा दस्ते के इंतजाम में लगे थे। 1947 की घटना के बाद
एक तरफ शेख, नेहरू और नई दिल्ली की सरकार के साथ बातचीत में लगे थे, तो दूसरी तरफ बख्शी ने राज्य के प्रशासन पर पकड़ बनाए रखी थी। वह ऐसा वक्त था जब सरकारी मशीनरी लगभग बिखर गई थी और अपना वजूद खो चुकी थी। जैसे कि दो कश्मीरी विद्वानों ने 1950 में लिखा कि खुद एक कठोर अनुशासनवादी के रूप में वह किसी भी तरह की अनुशासनहीनता और लेट लतीफ़ी को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्हें औपचारिक सरकारी दिनचर्या और लाल फीताशाही से कोई लगाव नहीं था। वह सही लेकिन तेज़ी से काम करने में यकीन रखते थे। निष्कर्ष रूप से कहा जाए तो उस वक्त के हिंदुस्तान में उन दोनों की तुलना नेहरू पटेल की जोड़ी से की जा सकती थी। सही मायनों में बख्शी शेख के लिए उसी तरह से थे जैसे पटेल नेहरू के लिए। हालांकि यह समानता बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से समान भी नहीं थी, क्योंकि पटेल ने प्रधानमंत्री पद हासिल करने की कभी इच्छा जाहिर नहीं की, जबकि कश्मीर के प्रधानमंत्री का पद हासिल कर विपक्षी ने उसे अपने पास रखने की पूरी कोशिश की। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इसके लिए दिल्ली की सरकार को अपने पक्ष में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपने सत्ता में आने के 10 दिनों के बाद उन्होंने जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने एक विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर और भारत के बीच अटूट रिश्ता है। दुनिया की कोई भी ताकत दोनों को अलग नहीं कर सकती। उसके बाद श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला विदेशी हमलावरों के हाथों पूरी तरह से खेल रहे हैं और एक आज़ाद कश्मीर के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। बख्शी ने कहा कि यह एक खतरनाक खेल है जो कश्मीर, भारत और पाकिस्तान तीनों के लिए विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि चूंकि कश्मीर अपनी रक्षा करने में खुद असमर्थ है, इसलिए इसकी आज़ादी एक खिसके हुए दिमाग का विचार है, जिससे यह सूबा महाशक्तियों के आपसी संघर्ष का केंद्र बनकर रह जाएगा। यह एक ऐसा विचार है जो यहाँ के लोगों को बर्बाद करके रख देगा। कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में बख्शी गुलाम मोहम्मद ने शासन करने की एक लोक लुभावन शैली विकसित की। वे हर एक शुक्रवार को एक जनता दरबार का आयोजन करते थे, जहां वे लोगों की समस्याओं को सुनते। उनका सबसे पहला काम ये था कि सत्ता में आते ही उन्होंने धान की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कर दी। उसके बाद स्कूली शिक्षा मुफ्त कर दी गई, नए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए और जम्मू कश्मीर और भारत के बीच सीमा शुल्क की बाधा खत्म कर दी गई। अक्टूबर 1954 में श्रीनगर में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य सरकार ने इसे कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संपादकों के रहने और खाने की बेहतरीन व्यवस्था की गई, उन्हें शानदार होटलों में ठहराया गया और उनके लिए कश्मीर के लजीज व्यंजन परोसे गए। इस स्वागत से गदगद एक संपादक ने लिखा कि हालांकि नई सरकार को सत्ता में आए महज साल भर हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि बख्शी सरकार ने कई क्षेत्रों में शेख अब्दुल्ला के 6 साल के शासनकाल की तुलना में ज़्यादा सुधार किए हैं। आम जनता और प्रेस के बाद अब देश के राष्ट्रपति की बारी थी। अक्टूबर 1955 में राजेंद्र प्रसाद ने श्रीनगर का दौरा किया, जहां उत्साहित लोगों के समूह को बड़े करीने से राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए जुटाया गया। एयरपोर्ट से ही उनके स्वागत में लोगों की कतारें लगी थीं। झेलम नदी में नौका विहार का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति को एक नए पन बिजली संयंत्र के उद्घाटन के लिए बुलाया गया, जो कि नए निज़ाम के तहत शुरू किए गए कई विकास कार्यों में से एक था। इस दरमियान शेख अब्दुल्ला जेल में थे। पहले उन्हें मैदानी इलाके में उधमपुर के पुराने महल में रखा गया, फिर पहाड़ों में कोर्ट के बगल में रखा गया, जहां अपेक्षाकृत ठंडक थी। वहां वे मुर्गी पालन में अपना वक्त बिता रहे थे और ऐसी खबर आई कि वो अत्यंत भारत विरोधी हो गए हैं। कश्मीर के भीतर और बाहर भी बख्शी को एक सत्ता हड़पने वाले के तौर पर देखा जा रहा था। इस संदर्भ में दिल्ली के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान पुलिस द्वारा तैयार की गई 2 रिपोर्ट काफ़ी प्रासंगिक है। 2 अक्टूबर 1953 को इस नमाज में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सांसदों ने भी हिस्सा लिया था। जब
एक मुस्लिम धर्मगुरु ने उनसे कश्मीर के हालात पर एक बैठक बुलाने का आग्रह किया तो उन सांसदों ने जवाब दिया कि इसके लिए अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि वे लोग पर्दे के पीछे से शेख अब्दुल्ला की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। सांसदों ने कहा कि हर एक कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहता है और इसके लिए अपने जान की बाजी तक लगा देंगे, लेकिन अगर शेख को लगातार जेल में रखा गया तो गुस्से में आकर पूरा राज्य पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। 3 महीनों के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद ने खुद जामा मस्जिद में होने वाली नमाज में हिस्सा लिया। ऐसा मुस्लिम समाज में वैधता हासिल करने का एक तरीका था, क्योंकि 17वीं सदी में शाहजहां द्वारा बनवाई गई यह मस्जिद पूरे उपमहाद्वीप में सबसे भव्य थी और लोगों में इसकी बड़ी इज्जत थी। उस मस्जिद में कर्ता धर्ताओं को भी ये मालूम था कि बख्शी दिल्ली की सरकार के नज़दीकी हैं। उन्होंने बख्शी की काफ़ी आवभगत की, लेकिन पुलिस की एक रिपोर्ट ने दर्ज किया कि जो मुसलमान वहां जमा थे, जिनमें कुछ कश्मीरी भी थे, वे बख्शी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ फुसफुसाहट भरे शब्दों में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि बख्शी अपने गुरु शेख अब्दुल्ला को जेल में डालकर कश्मीर के प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। सन 40 के दशक की तरह ही 50 के दशक में भी कश्मीर घाटी में उथल पुथल थी और उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया था। सन 40 की उथल पुथल के पीछे महाराजा का वो अनिर्णय था जिसके तहत उन्होंने समय रहते हुए भी भारत या पाकिस्तान में से किसी भी नवोदित स्वतंत्र देशों में विलय से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ कबीलाई हमलावरों के लालच और जुनून ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, जबकि 50 के दशक में शुरू हुए संकट के पीछे शेख अब्दुल्ला और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वाकांक्षाएं थीं। दोनों में से कोई भी संवैधानिक लोकतंत्र के नियमों के तहत काम करने को तैयार नहीं था। दोनों ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला था और दुखद रूप से दोनों को ही इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। कश्मीर में हो रही घटनाएं सिर्फ भारतीयों के लिए ही चिंता का विषय नहीं थी। सन 1947 में भारतीय सेना के ब्रिटिश जनरल की राय में ये घटनाएं भारत पाक संबंधों को बदतर बना सकती हैं। कश्मीर की सुरक्षा के दौरान वह शेख और बख्शी दोनों को ही अच्छी तरह जानता था। उसकी राय में यद्यपि शेख एक महान व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे अपने राज्य से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दूसरी तरफ बख्शी को अपने राज्य से बहुत प्यार नहीं था। वह एक अपने बारे में सोचने वाले और रीढ़ विहीन इंसान थे। यह सच है कि बख्शी में संगठन स्थापित करने और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का खास गुण था। उन्होंने दिल्ली की सरकार से अपने नज़दीकी का इस्तेमाल कर राज्य के लिए ज़्यादा वित्तीय मदद पाने में किया। इस पैसे का इस्तेमाल बांध, सड़क, अस्पताल और होटलों के निर्माण में किया गया। श्रीनगर में कई नई इमारतें बनकर तैयार हो गईं। इनमें एक नया और भव्य सचिवालय, एक नया स्टेडियम और एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी था। हालांकि बख्शी सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों में हमेशा एक खास फीसदी परिवार वालों और दोस्तों के लिए तय रहता था। उनकी सरकार बहुत जल्द ही BBC यानी बख्शी ब्रदर्स कॉरपोरेशन के नाम से कुख्यात हो गई। सन 1952-53 की घटनाओं ने कश्मीर घाटी के ऊपर भारत के नैतिक दावे पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए। सन 1947 में हुए कबीलाई हमले को 6 साल बीत चुके थे। दुनिया की याददाश्त से गुम होने के लिए इतना समय पर्याप्त था, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं भूल पा रही थी कि कश्मीर घाटी और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसके अलावा जिस कश्मीरी नेता को भारत ने अपना नेता बताकर पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, उसे भारत सरकार द्वारा ही जेल में डाल दिया गया था। क्या इस स्थिति से बचा जा सकता था? शायद हाँ, अगर शेख अब्दुल्ला और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने थोड़ी जिम्मेदारी और संयम से काम लिया होता, या शायद अगर जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार उस अंग्रेजी पत्रकार की राय पर ध्यान देती जो बंगलौर से एक सीमित प्रसार वाला साप्ताहिक निकालता था। सन 1952-53 में जब डॉक्टर मुखर्जी ये मांग कर रहे थे कि नेहरू सरकार को पाकिस्तान पर हमला कर कश्मीर के उत्तरी हिस्से पर फिर से कब्जा कर लेना चाहिए, फिलिप स्प्रेट नाम का वह पत्रकार एक बिल्कुल ही अलग समाधान की बात कर रहा था। उसने कहा कि भारत को कश्मीर घाटी पर से अपना दावा छोड़ देना चाहिए और शेख को उनकी आज़ादी का ख्वाब पूरे करने देना चाहिए।
भारत सरकार को वहाँ से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए और जम्मू कश्मीर सरकार के तमाम कर्जों को माफ़ कर देना चाहिए। उसने आगे लिखा कि कश्मीर को अकेले ही उसके हिम्मत के साथ छोड़ देना चाहिए कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनकर दिखाए। हम उस विश्वास पर एक सुरक्षित दूरी से पूरी सहानुभूति के साथ निगाह रखेंगे और हमारी प्रतिष्ठा, हमारा संसाधन और हमारा भविष्य लगातार होने वाले झगड़ों से बचा रहेगा जिसने हमारी आत्मा पर असत्य का एक बोझ रख दिया है। स्प्रेट का समाधान नैतिकता की भावना से प्रेरित था, बल्कि उससे भी ज़्यादा आर्थिक हितों और व्यावहारिक सतर्कता की बात कह रहा था। उसने तर्क दिया कि भारत की नीति उस एक राष्ट्र की गलत धारणा और उस लालच पर आधारित है जिसके तहत वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और खूबसूरत श्रीनगर की घाटी को अपना बनाना चाहता है। उसने कहा कि वर्तमान में और आने वाले वक्त में इस नीति की बड़ी महंगी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। कश्मीर को विशेष दर्जा देकर देश के दूसरे हिस्सों में नाराज़गी पैदा करने से बेहतर है कि कश्मीर को आज़ाद होने दिया जाए। स्प्रेट ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से सैनिक रूप से निरपेक्ष कश्मीर पर दो सेनाएं टकटकी लगाकर एक दूसरे को घूर रही हैं। यह स्थिति कुछ लोगों के लिए तो मुफीद हो सकती है कि इस आतंक के वातावरण को अनंत काल तक कायम रखा जाए, लेकिन भारत की आम जनता कश्मीर को अपने साथ रखने के लिए कर की शक्ल में भारी कीमत चुका रही है। इसमें भारत सिर्फ खर्च कर रहा है और कश्मीर सिर्फ हासिल कर रहा है। यह उस पूर्व मार्क्सवादी, जो कि स्प्रेट पहले रह चुका था, का तर्क था कि कश्मीर के संदर्भ में वैचारिक कारणों पर भौतिक कारणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि सन 1950 के दशक के हिंदुस्तान में उस तर्क को स्वीकार करने के लिए बहुत कम लोग तैयार थे। तो यह था भाग 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।